नमस्कार। आप देख रहे हैं नीति पोस्ट और आपके साथ मैं हूं विपिन सिंह। एलएसी पर यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जो भारत और तिब्बत की सीमा के ऊपर जो भारत और चीन की सेनाएं तैनात हैं, उनके बीच में जो तनाव है, तनाव को दूर करने की कोशिशें अब सफल होने लगी है। कई कोर कमांडर स्तर पर कई दौर के वार्ता के बाद रविवार को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री वांग ली के बीच में एक वार्ता हुई, जिसके बाद से दोनों सेनाएं पीछे हटने लगी। यानी गलवान घाटी पर जिस जगह पर 15 और 16 जून की हिंसक घटना हुई थी, वहां से लगभग 1 से 2 किलोमीटर पीछे चीनी सेना जा चुकी है। लेकिन आज हमारा जो चर्चा का मुख्य बिंदु है वह है आखिर चीन करना क्या चाह रहा है, क्या सोच करके उसने लद्दाख के क्षेत्र में ऐसी उकसाने वाली हरकत की और फिर उसको क्यों पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर हम कई अंतर्राष्ट्रीय जो प्रमुख समाचार पत्र हैं उनमें अगर छपने वाले लेखों को देखें, चाहे वह साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट हो या फिर जापान टाइम्स हो या फिर ताइवान के अखबारों में छपने वाले लेख हों या फिर ऑस्ट्रेलिया के अखबारों में छपने वाले लेख हों, तो बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ स्पष्ट लिखी हुई दिखाई देती हैं। अब सवाल यह होता है कि जो चीज़ ग्लोबल टाइम्स के जरिए रोज़ अलग अलग कई वीडियो काफ़ी मनोरंजक और रोचक होते हैं, उसके तहत भारत को धमका रहा था, अचानक क्या हो गया कि वह चीन अपना देश बचाने के लिए अंततः उसे पीछे हटना पड़ा। यानी भारत ने उसे मजबूर कर दिया वो उसे पीछे हटे। इसका भी उत्तर हम देंगे, लेकिन पहले हम जान रहे हैं कि चीन ने ऐसी हरकत, उकसाने वाली हरकत की क्यों। सबसे पहले हमें यह जानने की ज़रूरत है कि एशिया को लेकर के आखिर चीन का दृष्टिकोण क्या है। चीन कभी भी भारत को बराबर का दर्जा देने को तैयार नहीं है। वह यह मानने को तैयार नहीं है कि एशिया में भारत और चीन दो शक्तिशाली राष्ट्र हो सकते हैं, दो लीडर हो सकते हैं। चीन अपने आप को एशिया का किंग, एशिया का राजा मानता है और उसका मानना है कि बाकी सारे जितने देश हैं वह उसके फॉलोअर हैं, उसके अनुयायी हैं, उसके पिछलग्ग। यानी जिस तरह से भारत अपने आप को विश्व पटल पर एक महाशक्ति के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, यह चीन को स्वीकार्य नहीं है, चाहे वह सामरिक दृष्टि से हो या आर्थिक दृष्टि से। वह भारत को न तो सामरिक दृष्टि से एशिया की महाशक्ति बन के देखना चाह रहा है और न आर्थिक दृष्टि से। और अगर हम देखेंगे तो कुछ समय पहले भारत को दक्षिण एशिया का एक महाशक्ति के रूप में, एक शक्ति के रूप में पहचाना जाता है। लेकिन पिछले एक दशक में या भी कहें पिछले कुछ समय में, कुछ सालों में भारत एशिया की एक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रहा है। यह चीन को बिल्कुल ही नागवार हो जाता है। और भारत और चीन के रिश्तों में जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, यानी जो सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आया, जहाँ से दोनों देशों के रिश्ते लगातार खराब होने लगे, वह है 2017 की डोकलाम घटना। 73 दिन तक चली डोकलाम घटना के बाद से चीन भारत को अपने सबसे बड़े खतरे में से एक मानने लगा। उसको लगा कि भारत को उसकी जगह दिखानी होगी। इसके बाद से ही चीन लगातार भारत को उसके पड़ोसी देशों के साथ उलझाने की कोशिश करने में लगा रहा और यह कोशिश करता रहा कि भारत किसी भी तरह से पाकिस्तान के साथ उलझा रहे। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में एक राष्ट्रवादी सरकार के आ जाने और डोकलाम के दौरान चीन के सेना के सामने भारतीय सेना के डट कर के खड़े हो जाने, 73 दिन तक चले उस तनाव के बाद भी भारत जिस तरह से पीछे नहीं हटा, उसके बाद से चीन को लगा कि भारत एक बहुत ही बड़ा खतरा हो गया। दूसरी तरफ
जब से जनवरी 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला, तब से ही अमेरिका और चीन के संबंधों में लगातार टकराव बढ़ते जा रहे हैं और भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत होते जा रहे हैं। यानी एक तरफ चीन और अमेरिका में दूरी पैदा हो रही है, वहीं भारत और अमेरिका के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। भारत और अमेरिका के बीच में सामरिक संबंध भी मजबूत हुए हैं और तेज़ी से बढ़े हैं। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर के अंदर चीन की मनमानी को रोकने के लिए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया एवं भारत, इन 4 देशों के बीच में जो सामरिक संबंध और उनका एक समूह बनाने की बात आगे आई और इस पर जो बढ़ी, इन चारों सेनाओं का जो एक संयुक्त अभ्यास की बात हुई, इससे भी चीन को खतरा लगने लगा। इसी को देखते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शुरुआती दौर में यह कोशिश की कि भारत को किसी भी तरह से अमेरिका के ज़्यादा करीब जाने और ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत, इन 4 देशों के समूह में शामिल होने से भारत को रोका जाए, क्योंकि चीन को लगा कि अगर ये चारों देश एक साथ आ जाते हैं तो जहां अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया चीन को दक्षिण चीन सागर में घेर सकते हैं, वहीं हिंद महासागर में भारतीय नौसेना चीन की राह को मुश्किल बना सकती है और चीन को घिर जाने का, प्रशांत और हिंद महासागर में घिर जाने का ये खतरा सताने लगा। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि जब चीन एक तरफ भारत को अमेरिका के नज़दीक जाने से रोकने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ वह लद्दाख में भारत को उकसाने वाली हरकत क्यों कर रहा है? इसका जवाब छुपा है कोरोना संकट में। जिस तरह से चीन के वुहान से पैदा हुए कोरोना वायरस की वजह से पूरे विश्व में स्वास्थ्य को लेकर के एक भयंकर संकट पैदा हो गया, लाखों लोग मौत के शिकार हो चुके हैं और पूरा विश्व आर्थिक संकट से गुजर रहा है। उसके बाद से चीन पूरे विश्व में एक विलन बनते उठा हुआ है। विश्व की कंपनियां चीन से अपना कारोबार समेटने की सोच रही है। कई देश यह सोचने लगे हैं कि चीन के साथ व्यापार करना सुरक्षित नहीं है, यानी चीन पूरे विश्व के लिए एक खतरा है। जो बड़ी स्तर पे जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उसमें से कई कंपनियां चीन के पड़ोसी देश तथा भारत में भी अपने कारोबार को स्थानांतरित करने को सोचने लगी। भारत भी इस मौके को दोनों हाथ से पकड़ने की कोशिश में एक ग्रुप को गठित करने और उन कंपनियों को चीन से कारोबार समेट करके भारत आ जाए, ऐसी कोशिश करने और लुभाने की कोशिश कर रहा है। यह चीन को नागवार किया। इसके लिए चीन ने भारत को, क्योंकि चीन बहुत लंबे समय से ही 2017 से ही चीन भारत से खार खाए हुए है और वह कहीं ना कहीं भारत को एक सबक सिखाना चाह रहा था, वह 1962 याद दिलाना चाह रहा था। तो चीन को यह लगा कि यह उचित मौका है जब भारत को भी एक सबक सिखाया जा सकता है। भारत के बहाने जो बाकी चीन के पड़ोसी देश हैं, जो छोटे छोटे देश हैं, चाहे जापान हो, ताइवान हो या फिर दक्षिण चीन सागर के अन्य सारे देश हैं, इनको भी एक सबक सिखाया जा सकता है और अमेरिका को एक सबक सिखाया जा सकता है कि वह इस देशों में ज़्यादा दखलंदाजी न करे। इस एरिया का जो किंग है वह चीन है और पूरे विश्व का ध्यान कोरोना संकट से भी हट करके इस भारत और चीन के संकट की तरफ आ जाएगा। लेकिन चीन का यह दाव उल्टा पड़ गया। भारत ने जिस तरह से चीन के इस उकसावे का जवाब दिया, चीन को उसकी उम्मीद नहीं थी। अब 15 और 16 जून की रात को जो खूनी झड़प हुआ भारत और चीन की सेना के बीच में, जिसमें भारत के 20 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए और एक रिपोर्ट के अनुसार 100 से ज़्यादा चीनी सैनिक मारे गए। उस घटना के बाद से चीन सदमे में है। वह समझ नहीं पा रहा कि बिना हथियारों के हुए इस भिड़ंत में
उसको इतनी भारी क्षति कैसे हुई, वह इसको कैसे संभाले। उस घटना के बाद से जिस तरह से भारत ने सेनाओं को अग्रिम मोर्चे पर तैनात किया, चाहे वह थल सेना के स्तर पर हो या वायुसेना के स्तर पर हो, यानी पूर्णतः युद्ध की स्थिति में भारत इस तरह से आ गया कि अगर चीन उकसावे की हरकत करता है तो भारतीय सेना हर स्तर पर उसका जवाब देने के लिए तैयार है। सारे आधुनिक हथियार लद्दाख में तैनात कर दिए गए। भारतीय सेना अपने सभी फ्रंट लाइन अटैक हेलीकॉप्टर और विमानों के साथ तैनात हो गई। भारतीय जो नौसेना है वह युद्धपोतों के साथ हिंद महासागर में तैनात हो गई। उसके बाद से चीन को यह लगा कि मामला उतना आसान नहीं है। उसके बाद से जब पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे लेह पहुंचे और वहां से जिस तरह से देश के साथ साथ चीन को भी संबोधित किया और सख्त चेतावनी दी कि उसी की भाषा में हम जवाब देंगे। अब यह चीन को निर्णय लेना है कि उसको पीछे हटना है या तनाव को आगे बढ़ाकर के उसको युद्ध की स्थिति में ले जाना है। तो चीन के पास कोई और विकल्प नहीं बचा। सर, अमेरिका भी चीन पर लगातार हमलावर होता चला गया। उसने दक्षिण चीन सागर पर अपने 2 सबसे आधुनिक और बड़े लड़ाकू विमान वाहक युद्धपोतों को, नौसेना के 2 युद्धपोतों को तैनात कर दिया। इसको लेकर के ट्विटर पर ही ग्लोबल टाइम्स और अमेरिका की नौसेना के प्रवक्ता के बीच में एक झड़प भी हो चुकी है। तो एक और जहां भारत सामरिक रूप से अपनी सेनाओं को सीमाओं पर, भारत चीन सीमा पर तैनात करने के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर भी चीन को जवाब देने लगा। कई चीनी कंपनियों के टेंडर कैंसिल कर दिए गए। रोड निर्माण में चीनी कंपनियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। टेलीकॉम के क्षेत्र में BSNL के 4G में किसी भी तरह के चीनी कंपनी के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बाकी टेलीकॉम कंपनियों को भी कह दिया गया कि वह चीनी कंपनियों से इस तरह का कोई इक्विपमेंट ले करके न लगाएं। इसके अलावा 59 चीनी जो ऐप्स हैं उसके ऊपर भी भारत ने प्रतिबंध लगा दिया। तो चीन को यह संदेश स्पष्ट चला गया कि भारत की इस लड़ाई को न सिर्फ सामरिक दृष्टि से बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी लड़ने को तैयार है। भारत के अंदर भी चीनी वस्तुओं के बाइकआउट करने की जनता के स्तर पर बड़ी तेज़ी से मांग चल रही है और ये बात जनता द्वारा बाइकआउट भी किया जा रहा है। इसका भी चीन को स्पष्ट संदेश गया कि अगर अभी इस समय अगर वह पीछे नहीं हटा, मामले को शांत नहीं किया तो चारों तरफ से ही चीन को ही नुकसान उठाना पड़ा। वर्तमान समय में चीन पूरे विश्व में अलग थलग पड़ा हुआ है। अभी पाकिस्तान और उत्तर कोरिया को छोड़ करके कोई भी देश चीन के साथ खड़ा नहीं है। चीन के सभी पड़ोसी देश उसके साथ किसी न किसी विवाद में फंसे हुए हैं। चीन को यह भी डर सताने लगा कि कहीं उसको 2 मोर्चे पर भी युद्ध का सामना नहीं करना पड़ जाए। एक तरफ भारत चीन सीमा पर भारत के साथ युद्ध हो जाए और दक्षिण चीन सागर में जिस तरह से अमेरिका आक्रामक हुआ है, लगातार अपने आधुनिक युद्धपोतों को तैनात कर रहा है, मिसाइलों को तैनात कर रहा है, आधुनिक लड़ाकू विमानों को तैनात कर रहा है और सीधे चीन को चेतावनी दे रहा है। उससे भी चीन को लगा कि उसको दक्षिण चीन सागर में अमेरिका जापान का सामना करना पड़ सकता है और हिंद महासागर में भारत का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ हिमालय पर भारत और चीन की सेनाओं का आमना सामना हो सकता है। इसके कारण भी चीन को इस वक्त पीछे हटना ही मुनासिब लगा। यद्यपि वर्तमान परिस्थिति में चीन पीछे तो हट गया है, लेकिन न तो देश की जनता को चीन पर भरोसा है, न भारतीय सेना को भरोसा है, न भारत सरकार को भरोसा है। हमें मानकर चलना होगा कि चीन कभी भी धोखा दे सकता है, क्योंकि चीन की सामान की तरह ही जिस तरह की
कितनी वस्तुओं पे हम भरोसा नहीं कर सकते, उसकी कोई गारंटी नहीं है। उसी तरह से चीन के किसी वादे का भी कोई भरोसा नहीं है। वह अपने वादे को भी कभी भी तोड़ सकता है। लेकिन इस घटना से हमें यह भी स्पष्ट हो गया कि भारत के अंदर भी कितने ज़्यादा चीन समर्थक हैं, चाहे वह इंटेलेक्चुअल स्तर पर हो या मीडिया में हो। क्योंकि मीडिया में भी, यूनिवर्सिटी में भी चीन शॉपिंग करने के लिए, पत्रकारों की शॉपिंग करने के लिए और इंटेलेक्चुअल शॉपिंग करने के लिए पूरे विश्व में चीन जाना जाता है। और यह बात भारत में भी स्पष्ट हुई जब भारत की कम्युनिस्ट पार्टियों ने चीन की निंदा तक करने से इनकार कर दिया। यह मानकर चलिए भारत चीन संबंधों में जो तनाव है उसको लेकर के यह एक छोटा सा ठहराव है, लेकिन हमें एक बड़ी लड़ाई के लिए, बड़े मोर्चे के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कभी भी कि आने वाले समय में हमें आर्थिक मोर्चे पर भी चीन को जवाब देना होगा, चीन का पूर्ण बहिष्कार करके, और सामरिक रूप से भी चीन को जवाब देना होगा। और वह जवाब होगा, अस्थायी चीन को तो हमें आज़ाद कराना ही कराना है, इसके साथ साथ हमें तिब्बत को भी स्वतंत्र कराना होगा, तिब्बत को भी चीन के कब्जे से छुड़ाना होगा। जब तक तिब्बत चीन के कब्जे से नहीं छूटता है तब तक भारत और चीन के बीच में अस्थायी शांति नहीं हो सकती। क्योंकि भारत की कोई सीमा चीन से नहीं लगती है, भारत की सीमा तिब्बत से लगती है। चीन से तो हमारी सीमा पर चीन इसलिए आ गया क्योंकि वह तिब्बत पर कब्जा कर लिया और हम उसको नहीं रोक पाए, पूरा विश्व उसको नहीं रोक पाए। अब यह समय आ गया है जब पूरे विश्व को अगर शांति से रहना है तो तिब्बत को चीन के अवैध कब्जे से छुड़ाना होगा। नमस्कार। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आप तक उसकी सूचना सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक हमारे वीडियो को इसी तरह से देखते रहिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्त साथियों तक पहुंचाइए।